छठे अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव के अंतिम दिन के अंतिम चिंतन मनन सत्र के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हूँ, क्योंकि मेरे साथ दो ऐसे दिग्गज व्यक्ति बैठे हैं जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव मना रहे हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा जो किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान मानी जाती है। इस सरल सुगम भाषा को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम इसके लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस हिंदी भाषा के समक्ष कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनके ऊपर इस सत्र में हम आज चर्चा करेंगे। मैं कौशिक सर से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया चर्चा का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने व्यक्त किया कि आप अंदर से काफ़ी घबराए हुए हैं, तो घबराहट यहाँ भी कुछ कम नहीं है। हालांकि मैम से हम लोग पिछले साल से परिचित हैं, तो घबराहट थोड़ी सी कम है। और सर क्योंकि ऐसे जगह से आते हैं, मधुबनी, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो प्रश्न मेरा एक साधारण सा है। चूँकि सर आप मधुबनी से आते हैं, लेकिन आपका जो काम करने के लिए जो जगह आप गए हैं, वहाँ पे फ़िलहाल अब तो आप भुवनेश्वर में हैं और वहाँ उड़िया बोली जाती है। और मैम आप बनारस से हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप बैंगलोर में रहे हैं। और मेरा भी अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, हम 11 साल चेन्नई में रहे हैं, हैदराबाद में भी कुछ समय बिताया है, और वहाँ पे हिंदी उतनी नहीं बोली जाती है। एक एक्सपीरियंस हमको याद आता है, जब हम एक लोकल एक मित्र थे, उनसे हम बात कर रहे थे और अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो हमने पूछा कि आप हिंदी समझते हैं क्या? तो जवाब में आया, हाँ, प्यार, इश्क, मोहब्बत। फिर हमने पूछा कि आपने क्या हिंदी कभी पढ़ा है? तो कहा कि एक गांव में एक किसान रगता था, रहता था नहीं, रगता था, लेकिन कोशिश उन्होंने की। और हिंदी एक ब्रिज के समान, एक पुल के समान काम करता है। जब भी हम रेल में सवार करते हैं, तो आसामीज़ हो या गुजराती हो, आपस में हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो इस संदर्भ में आपकी सर, प्रथम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या राय है और हिंदी का क्या महत्व रह जाता है जब आप लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी मूल भाषा हिंदी न हो? जी कौशिक जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। हमें मौका मिला आपसे हिंदी के बारे में बात करने का। मैंने अपना काफ़ी समय बिताया है दक्षिण भारत में। कर्नाटक में रहा, केरला में रहा, और केरला में तो चूँकि मैं अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार चाहकर भी ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि फैशन एजुकेशन में हिंदी का थोड़ा अलग नज़रिया होता है और बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द यूज़ किए जाते हैं। रहने वाला हूँ मैं मधुबनी का, तो विशुद्ध रूप से मिथिला का हूँ, और रग रग में बसा है जो हमारी मातृभाषा है मैथिली, और साथ साथ में हिंदी भी बोली जाती है। और मैंने ये देखा जब मैं बिहार में था, और सबसे ये बात मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने अपनी शिक्षा अंग्रेजी स्कूल में की, और जब मैं अपनी मैट्रिकुलेशन में था तो मैंने हिंदी मीडियम में मैट्रिकुलेशन किया। और साथ में जब मैंने देखा कि जब आप हिंदी में करते हैं और एक बार आपके अंदर हिंदी का कीड़ा घुस जाए तो वो निकलता नहीं है। और मुझे याद है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे बहुत सारे मित्र कहते थे कि राजेश, मैं तब समझूंगा कि मुझे अच्छी तरीके से हिंदी आती है जब मैं अपने हिंदी बात करने में मैं अंग्रेजी का एक भी शब्द यूज़ ना करूं। लेकिन कभी न कभी हम कर देते हैं, अभी भी हमने किया।
क्योंकि ये हमारे अंदर ऐसा कुछ डाला गया है जिसके बगैर काम नहीं चलता, ऐसे लोगों के मन की धारणा है। मैं केरला में रहा और जो आपने कहा कि चेन्नई में हिंदी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, ये सत्य है। जब मैं केरला गया तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हिंदी वहाँ तो बोलते नहीं है, कैसे काम चलाओगे, बहुत सारी बातें। हालांकि खैर अंग्रेजी की जानकारी है तो वो एक अच्छा रहा। बट मैंने ये देखा है कि दक्षिण भारत में, खासकर केरला में, हिंदी को लोग उतनी नफरत नहीं करते, लोग चाहते हैं कि बोले। और जब मुझे याद है कि जब क्या होता है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से टॉलेक होता है, TOLIC, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो टॉलेक में जितने भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पार्ट होते हैं, और टॉलेक गृह मंत्रालय के अंदर से उसके अधीन के आता है। तो गृह मंत्रालय काफ़ी सीधी तौर पे उसे देख रेख करता है हिंदी को। तो टॉलेक में करीब करीब 60-65 अलग अलग भारतीय जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक को लेके सब लेके टॉलेक में वो सभी उसके भाग लेते हैं। मैं टॉलेक में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, अपने निफ्ट को रिप्रेजेंट करता था, निफ्ट केरला को करता था। मैंने बहुत सारे प्रतियोगिताओं में एंकरिंग करी, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में मैंने उनको सहयोग किया, यह चाहते हुए कि कम से कम हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाए और लोग उसके बारे में जानें। तो मैंने केरला में देखा कि लोगों में उतनी विरक्ति नहीं है, लोगों को समझाया जाए तो लोग करते हैं। ये एक मैंने देखा लोगों के जन भावना में है कि नहीं, हिंदी दक्षिण भारत में नहीं है, लोग जानना चाहते हैं लेकिन लोगों में झिझक है, ये एक बात है। दूसरी बात, चूँकि हिंदी का एक हमारे परिवार में काफ़ी एक बैकग्राउंड रहा। मेरे दादाजी जब वो टिकेगोस एकेडमी जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़े हुए हैं, वहाँ प्रिंसिपल थे पटना में, और दादाजी ने हिंदी की 4 अलग अलग किताबें लिखी। तो उनकी जो किताबें हैं, हिंदी रचना, लघु हिंदी व्याकरण, और हम सभी परिवार वालों ने उसी किताब से हमने पूरी पढ़ाई की है। मैं अभी भी अपनी दादाजी की किताब हिंदी रचना को कैरी करता हूँ। मैंने वहाँ पे भी लोगों को दिया उसका कॉपी कि आप ये रखो हमारे लाइब्रेरी में। तो मैंने देखा कि कैसे हिंदी के बारे में लोगों को बताया जाए तो वो मानते हैं, उनके लिए उनके विरक्ति नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है, एक प्रैक्टिकल इश्यूज़ है हिंदीज़ के बारे में कि पहले जितनी हिंदी स्कूल हुआ करती थी अब वो कम हो गई है, ये एक मैंने देखा। दूसरी बात कि हिंदी को हमने इंग्लिश बना दिया तो हिंदी की एक महत्ता थोड़ी कम दिख सी रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कम से कम इंग्लिश के बहाने हिंदी का प्रचार तो हो रहा है। लोग ये चाहते हैं कि चलो हिंदी के बारे में कुछ तो बात करते हैं, तो ये एक है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हिंदी के बारे में हमें अपने आप को जो ये सोच है उसको परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, 135 देशों में हम भारतीय रहते हैं, जहाँ पे मैंने ये डेटा देखा कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी जो बाहर रहते हैं वो हिंदी में लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहते हैं करें। तो जो हमारे पास इतना मजबूत डेटा है तो क्यों ना हम हिंदी को और आगे बढ़ाएं। लेकिन अब के जनरेशन में मैंने देखा कि दक्षिण भारत में, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मैं जापान गया था, और हम सब के मन में ये है कि जापान है, इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको, साइंटिफिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। जब मैं जापान गया तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जापानियों का वो सारे अपनी सारी काम का जापानी में करते हैं, और इंग्लिश उनकी बड़ी कमज़ोर होती है, मुझे याद है कि जब हम कोई रास्ता भटक गए, हम करीब निफ्ट के करीब 8-10 गए थे भारत से, और केरला से मैं गया था। तो जब हम कोई एड्रेस उससे पूछते थे तो वो कहता था कि वो थोड़ी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि हमारे पास एक ही भाषा थी जो इंग्लिश थी, तो टूटी फूटी भाषा में वो समझाता था लेकिन कह नहीं पाता था। तो एक आधा बार तो ऐसा हुआ कि वो हमें साथ में लेकर गया और बताया कि हम ये कहना चाहते हैं। तो चूंकि अब जापानी कहे तो हमें समझना है, और इंग्लिश कहे तो इंग्लिश उसकी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जब जापान में इतनी तरक्की हो सकती है, जब टेक्नोलॉजिकली इतने वो लोग स्ट्रांग हो सकते हैं, इतने मजबूत हो सकते हैं, और जब अपनी जापानी भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, तो हिंदी में हम क्यों नहीं। तो एक सोच की परिवर्तन की ज़रूरत है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसे करें तो मुझे पक्का यकीन है आने वाला समय हम सबका होगा, आने वाला समय हमारा हिंदी का होगा। धन्यवाद सर।
मैम कल जब हम त्रिपाठी सर से बात कर रहे थे तो वो एक चीज़ ये भी बता रहे थे कि हिंदी को थोपा ना जाए, और हमने ये देखा है कि तमिलनाडु में खास करके एक एंटी हिंदी तो नहीं लेकिन द्रविडियन मूवमेंट चला था 70 के दशक में, और जितने भी अभी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो द्रविडियन पार्टीज़ हैं जिनका ये मानना है कि हिंदी उनके ऊपर थोपा न जाए। और मेरे जो कोलीग्स हैं जो मेरे साथ काम करते थे, सबका ये मानना था कि जब भी कुछ फोर्सफुली किया जाता है तो इमीडिएटली वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हिंदी क्यों, तमिल उतना ही पुराना है, शायद उससे भी पुराना हो। हाँ? और हालांकि तमिल में भी कई शब्द हैं जो हिंदी से मिलते जुलते हैं। अगर कोई भयानक चीज़ हो तो वो कहते हैं भयंकर, जो भयानक से मिलता जुलता है। आरोग्य को अरोग्य हो जाता है। तो कई शब्द ऐसे हैं। तो आप चूंकि अभी बैंगलोर में रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग हिंदी को रिसीव कर रहे हैं या फिर अभी भी एक झिझक है कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? कौशिक जी, राजेश जी, भव्या और इस सभागार में बैठे हुए बहुत सारे वरिष्ठ जन, प्रिय साथी, खास तौर से युवा लोग, और हमारी बहुत ही प्रिय लेखिका हमारे समय की अल्पना मिश्र बैठी हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी बैठे हैं, और हम लोग लगातार हिंदी के चिंतन और व्यवहारिक पक्ष दोनों से जुड़े हुए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं कल से आप लोगों से जुड़ी हूँ, और मेरे लिए बहुत ही एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि होस्टाइल जैसी बात हो जाती है अगर हम कहें कि हमें हिंदी की प्रोफेसर हैं, रहे हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में किताबें लिख रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं करेंगे बात हिंदी की, दूसरा कौन करेगा। लेकिन आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए इस बात को, क्योंकि आपने प्रोफेसर त्रिपाठी का जिक्र किया कि ये तमिलियंस ये सोचते हैं कि हिंदी क्यों थोपी जाए। आज की चिंताओं से भी एक बात निकली है, आप सबको सुनते हुए, कौशिक आपको, भव्या को भी, राजेश को भी सुनते हुए मैंने सोचना शुरू किया, चिंतन पक्ष की छूट ली मैंने, है ना। तो मैंने सोचना शुरू किया कि खतरा है कहाँ और चुनौती क्या है। चुनौती से ज़्यादा चिंता है, और ये चिंता और गहरी हुई है क्योंकि आप फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी निकलती हुई दुनिया है जो फैल रही है। अब एक विश्व ग्राम है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन उसमें से ग्राम गायब है। उदय अगर होंगे यहाँ, उन्होंने अभी अभी बताया कि इंडिया और भारत, तो ग्राम नहीं है, एक उदारीकृत विश्व है, मगर उदारता नहीं है। पूंजी की तरलता, लिक्विडिटी काम करती है, लेकिन तरलता नहीं है। तो ये जो विरोधाभास हैं और एक भौचक्का हुई दुनिया में हम खड़े हैं, और जैसे जैसे ग्लोबल हो रहे हैं वैसे वैसे हमको लोकल होने की ज़रूरत महसूस हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि अब आपका सामना दुनिया से है, और दुनिया में कहीं भी केवल अंग्रेज़ी जानकर आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अंग्रेज़ी आपकी पूरी दुनिया में मदद करने वाली है। अंग्रेज़ी के विस्तार का एक ऐतिहासिक समय रहा है, और उस विस्तार से जूझते हुए स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में जो उपकरण लिए गए, जो हथियार लिए गए, उन हथियारों में एक हिंदी भी थी, और उस हिंदी का विरोध नहीं था। विरोध हिंदी की राजनीति का हुआ, क्योंकि हिंदी को आप साम्राज्यवादी ढंग से नहीं चला सकते, यानी हिंदी का आप साम्राज्य नहीं बना सकते, आप हिंदी का स्वराज बना सकते, साम्राज्य नहीं बना सकते। क्योंकि
आप देखिए इतनी सारी भारतीय भाषा, कल हमारे दोनों बड़े ज़हीन मित्रों ने ये बात बड़े सुंदर ढंग से कही, हो सकता है मैं कुछ बातों को दोहरा दूं, कि आप ये देखिए कि भारतीय भाषाएं और उनका जो स्रोत है, अगर कोई तमिल भारतीय भाषा ये महसूस करती है कि हिंदी उस पर कब्जा करने वाली है। महात्मा गांधी ने अपने बेटे को तमिलनाडु में हिंदी का कार्यकर्ता बनाकर भेजा। महात्मा गांधी गुजराती थे ना, राजगोपालाचारी, ये सारे जो नाम हैं जो हिंदी के पक्ष में खड़े हुए, तो वो उन नामों में वो सब नाम हैं जो भारतीय भाषाओं के थे। हमारे स्वाधीनता आंदोलन, बंगाल का जो नवजागरण हम कहते हैं, वहाँ कहीं हिंदी का विरोध नहीं था। लेकिन जब संविधान सभा में हिंदी की बात चली है तो राजनीतिक बू सुनाई दी और उन्हें ये लगा कि ये भारत एक भाषा का साम्राज्य बन जाएगा और हिंदी कोई पुरानी भाषा, हिंदी भाषा जिसको आप जानते हैं उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत थी कि ये समझा गया कि पूरे भारत को भाषाई स्तर पर कैसे एक किया जाए। तो जो सबसे ज़्यादा बोला जाए, जैसे आपने कहा राजेश, हिंदी पूरी दुनिया में अब सबसे ज़्यादा स्वीकृत भाषा है। आप हिंदी, मेरे पतिदेव के साथ मैं लंदन में थी, तो ये बहुत बड़े हिंदी प्रेमी भी हैं और हिंदी महारथी भी हैं, और बहुत सारे अभी जो आपने कहा नई शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ उस कमेटी के मेंबर भी थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लंदन में आपका हिंदी बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा बेटा डर जाता था, वो कहता था कि पापा अगर एक दो बार में कोई जवाब न दे तो फिर आप अंग्रेजी बोलिएगा। और मैंने आश्चर्य से देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदी से काम चलाया। भारत सरकार को पता चल जाए तो इनको नया राजदूत बना दे हिंदी का। इतना काम चलाया, इतना काम चलाया, और हम सब डरे रहते थे कि आज बाहर लंदन की सड़कों पे कौन सा तमाशा हो जाएगा और एक हिंदी प्रेमी जो है हिंदी में पता पूछता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये करते थे। तो मुझे याद है, देखिए हिंदी की जो मैंने अपनी चिंता बताई, जैसे आप कह रहे हैं ना राजेश, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके वाक्य में अंग्रेजी आ रही है, ये शुद्धतावादी विचार आप निकालिए। अंग्रेजी केवल अंग्रेज़ों की भाषा थोड़ी है, किसी की बपौती है अंग्रेजी, न हिंदी किसी की, भाषाएं किसी की बपौती नहीं। आपका काम चल रहा है, आप बोलिए। टॉलस्टॉय ने जब रूसी भाषा चुना है अपने साहित्य के लिए, रूसी एक देहाती लैंग्वेज थी, आप देख लीजिए, क्लासिक लिखा रशियन में, वो एक देहाती भाषा थी क्योंकि पूरा रूस फ्रेंच बोलने के लिए दीवाना था। आप जाइए इतिहास में, वो फ्रेंच बोलना चाहते थे, वो उस एलीट क्लास की भाषा थी फ्रेंच। पूरा एलिटिज्म फ्रेंच दुनिया में सिमटा हुआ दिखाई देगा। तो क्या मतलब है, उस कथाकार ने अपना क्लासिक्स लिखने के लिए, आधुनिक होती हुई दुनिया को लिखने के लिए, वार एंड पीस लिखने के लिए रूसी भाषा को चुना। वो एक सक्षम भाषा के रूप में दिखाई दी। और हम लोगों को प्रेमचंद जब दिखते हैं और तुमने कबीर को रखा है, तो हिंदी भाषा का जो एक इतिहास है, वो लंबा इतिहास, उसमें भाषाएं बोलती हैं, उसमें पूरी मध्य युगीन भाषा बोलती है, उसमें संस्कृत बोलती है, जो तुम कहते हो ना तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी भी, मराठी भी, ये तमाम भाषाएं सब संस्कृत से संवाद करते हुए निकली। और भाषा ही तो बता रही है कि कैसे हम नए हो रहे हैं। किसी समय में पाली, प्राकृत, ये भाषाएं थीं संस्कृत के बाद, इसमें साहित्य लिखा जा रहा था। उसके बाद तो ये जो पाली और प्राकृत, ये भाषाएं, इनमें पूरी भारतीय भाषाएं बोल रही हैं सारी, इतना संचार है। तो
कल को हमारी हिंदी, जिससे हमको अपनी बाज़ार में भी जीतना है, अपने घर में भी जीतना है, अपने आंगन में भी जीतना है और हमें दुनिया में जीतना है, उसको शुद्धतावादी मत बनाओ। अंग्रेज़ी आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, आने दो और पचा लो। बस पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? जी धन्यवाद मैम। मैम। मैम, एक चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं इससे पहले कि आप अगला प्रश्न नहीं, पूछें। नहीं, हाँ सर जी। इसी संदर्भ में है, और हम एक इंटरव्यू देख रहे थे कमल हासन सर की, जो एक वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी बोलने में परहेज़ है। अगर ऐसा होता तो हम गर्व से एक बांग्ला गान नहीं गाते। जन गण मन बांग्ला गीत है, जो कि हम जब गाते हैं तो पूरे गर्व से गाते हैं और ऐसे गाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाए। बस यही बात है। जी, इतनी अच्छी बात आपने बताई मैम। जैसा कि आपने बोला कि हिंदी, अंग्रेज़ी आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, सभी भाषाओं को आप बचा लीजिए। क्या जब हम अपने आम जीवन की बात करते हैं, अगर अभी मैं हिंदी की ही बात करूं, तो सर ने जैसा बोला कि हम अंग्रेज़ी के शब्दों का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारी आदत में शुमार हो गया है। तो क्या एक भाषा ही दूसरी भाषा के लिए चुनौती खड़ी कर रही है? क्या अंग्रेज़ी का उपयोग कम कर देने से हिंदी की चुनौतियाँ, हिंदी के जो अस्तित्व में एक धुंध आ रहा है, क्या वो छट जाएगा? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भव्या, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत पहले भाषाओं की अस्मिता का जो सवाल है, हमें, जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल समय में आपको अपने देश की सांस्कृतिक जो अस्मिता है वो आप किस भाषा में रखेंगे? क्योंकि अब आपके सामने ये चुनौती है, आप जैसे ही जाएंगे दुनिया में, आप दुनिया में जा रहे हैं तो आपके पास अपनी भाषा नहीं। मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। हम लोग बहुत पहले, जब तुम लोग जैसे यंग हो वैसे यंग थे जब, तो हमें चुना गया कि एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप मुंबई यूनिवर्सिटी SNDT होस्ट कर रही है और बनास हिंदू यूनिवर्सिटी को उसमें जाना है। तो मुझे चुना गया, हम दोनों गए थे उसमें। तो हमारे बच्चे गए, 4 स्टूडेंट्स, चारों लड़कियां और बाकी कुछ लेके हम लोग गए। तो वहाँ पे हम लोगों को बोलने की जगह नहीं थी। माने हम तो टीम लीडर टाइप थे, तो हमें बोलने की जगह नहीं थी। बोलने की जगह केवल स्टूडेंट्स को थी, वो ही बोलते थे और बड़ा भव्य चल रहा था, बहुत सुंदर चल रहा था। तो एक दिन वहाँ पर एक वहाँ के बहुत ही ख्यात कवि आए और वो किसी अखबार के बहुत बड़े पत्रकार थे और सारा कुछ इंग्लिश में चल रहा था, सब कुछ अंग्रेज़ी में। तो एक सेशन खोला गया कि कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो मुझे महादेवी वर्मा याद आई, और महादेवी वर्मा याद आई तो मैंने कहा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो लेकिन मैं अध्यापिका हूँ, अगर मुझे आपकी अनुमति मिलेगी तो मैं पूछ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सेशन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि, अब मैंने क्या कहा, मेरे मुंह से महादेवी वर्मा ने कहा कि क्या किसी ऐसे देश के कुछ भी कहने की उम्मीद की जा सकती है जो लगभग अपनी भाषा में गूंगा हो? क्योंकि हम तो यहाँ अपनी भाषा बोल ही नहीं रहे, नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता नहीं कर रहे हैं। आपके पास है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, और जो भी चल रहा है सब अंग्रेज़ी में चल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी ये उम्मीद गलत है कि जो लोग आए हैं सबको अंग्रेज़ी पता होगी, लेकिन ये तो भाषाई अस्मिता का प्रश्न है। भाषाई अस्मिता के सवाल पर आप कैसे चुप रह सकते? वो बड़े दुखी हो गए क्योंकि उनको चोट लगी मेरे सवाल से, और उन्होंने कहा तो आप कौन सी भाषा चाहती हैं भाषा के रूप में भारत की? उन्होंने बिल्कुल सवाल जवाब शुरू किया। मैंने कहा कि मैं, और हिंदी कितने लोगों को आती है, ऐसा पूछा उन्होंने, और बहुत लोग खचाखच भरे थे। पत्रकार तुरंत अलर्ट हो गए क्योंकि संवेदनशील सवाल था। तो
मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ तमिल हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, संस्कृत हो, लेकिन कम से कम वहाँ अंग्रेज़ी ऐसे न बोली जाए जहाँ हम राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये ऐसे देखो ना, हिंदी को, हमारी हिंदी को सारी भारतीय भाषाओं की सखी सहेली बनकर सामने आना है। और इतना बड़ा सोचो, अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को कितना नष्ट किया। आप पढ़िए, मार्क्सिज्म में इंडिया को लेकर बड़े भोथरे सवाल हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी दुनिया में नाच रही है, लेकिन इंडिया के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यहाँ के लोग पिछड़े हुए बहुत चेतना के स्तर पर। और यहाँ से जब अभिज्ञान शाकुंतलम जर्मन भाषा में अनुदित हुई है तो उनकी आंखें फटी रह गई हैं कि ऐसे देश को इतने दिन तक कैसे गुलाम बनाया जा सकता है जिसके पास ये किताब है। अब बताइए आप। तो हम ये कह रहे हैं कि आंखें खोलो ना इतिहास के भीतर। ये सारी तस्वीरें नहीं हैं, ये कबीर तस्वीर नहीं है। कल हम लोग बाजार की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। बाजार पे जैसे कबीर ने लिखा है कोई लिख नहीं सकता है। ये बाजार नहीं था, वो बाजार था। लिए लुका कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। ये आप देखिए, बाजार आपकी चेतना पर कब्जा न करे, ये कबीर तब कह रहे हैं जब बाजार उग रहा है। यही तो कहती है हिंदी, ये जानना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि ये राजनीतिक विषय है नहीं। जब भी लोग अंग्रेज, क्योंकि ये बड़ा भारी वो है कि हमें, अगर हम हिंदी की बात करते तो हमें अंग्रेज़ी विरोधी और उससे भी आगे बढ़कर भारतीय भाषा विरोधी मान लिया जाता है। ये गलत बात है, ऐसा है ही नहीं। एकदम दो टूक यहाँ बैठे हुए हमारे सभी जो बच्चे हैं वो अपने दिमाग में ले लो कि भारत का मतलब वही जो तुमने कहा, बहुभाषिक। ये बहुभाषिकता है भारत। और हिंदी वो है जो बहुत सुंदर पुल है जिससे हम हर भाषा के पास पहुँचेंगे, इतिहास के पास पहुँचेंगे, संस्कृति के पास पहुँचेंगे, और फिर कौन मुकाबला करेगा हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। ये तो आज के ज़माने में ट्विटर और ट्वीट्स चल रहे हैं, लेकिन कबीर दास ने तो कई सालों पहले ट्वीट्स करना आरंभ कर दिया था कम शब्दों में बयां करने का। जी राजेश सर, आपसे मैं पिछले दिनों जब भुवनेश्वर में मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपके व्यवहार ने एक अलग छाप छोड़ी। सर, आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें आप अधिकांश जो आपके क्लाइंट जिनको हम कहते हैं वो विदेशी मूल के होते हैं, और आपका जो कार्य होता है वो भी विदेशों, देश से ज़्यादा विदेशों से संपर्क ये रखता है। तो ऐसी स्थिति में आपको भारतीय जो विदेशी हैं उनसे अपनी हिंदी भाषा में बात करने का कितना मौका मिल पाता है, या आप कितनी, आपके लिए ये चुनौती होती है कि आप हिंदी में जिस चीज़ को और अधिक अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा का चुनना पड़ता है? भाभी, आपका कहना तो मानता हूँ मैं कि चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। चुनौती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है, हमें बिजनेस करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमारे जीडीपी को आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जिस तरह से विदेश के लोग हमारे पास आते हैं और हम अपनी बात रख पाते हैं, उसमें से कई विदेशी भारतीय भी होते हैं। ये तो सत्य है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। केरला में एक ग्रुप है, केरला में नहीं, मतलब केरला में तो इंडस्ट्री है उसकी, मुरुगप्पन ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप काफ़ी पॉपुलर है। उसमें एक इंडस्ट्री हुआ करती है अंबानी ग्रुप, मुरुगप्पा की इकाई है वो। तो जब मैं उस इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं उस समय इंडस्ट्री को देखा करता था, अपने बच्चों को इंडस्ट्रीज़ के ओरिएंटेशन के, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कनेक्ट बड़ी अच्छी है निफ्ट की, तो
मैंने कहा कि इसके यूनिट कौन है, तो नहीं ये अंबाडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लंदन में है, ये तो बड़ा आश्चर्य है, लंदन में है। हाँ, इसके हेडक्वार्टर लंदन में है, इंडस्ट्री तो जितना भी कामकाज होता है वो सारा लंदन में होता है। इसके मालिक कौन है इस अंबाडी ग्रुप के, तो उन्होंने कहा इसके मालिक तो यहीं केरला वाले ही हैं। और ये इस ग्रुप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वो लंदन से सारा कुछ भारत से मैनेज करते हैं और पूरे विश्व में अपना बिजनेस करते हैं। तो अब मैंने उस भारतीय को देखा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैं फैशन के फील्ड से तो मैं आ गया, मैं हूँ इंजीनियर। तो मेरा ये मानना है कि फैशन में इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, बगैर इंजीनियर्स की ज़रूरत, क्योंकि इंजीनियर हर एक फील्ड में होते हैं, एक्टिंग में ले लीजिए और एजुकेशन में लीजिए, सिविल सर्विसेज में लीजिए, तो फैशन में क्यों नहीं। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ के हमारे हैं जो विदेश में हैं और एंटरप्रेन्योर हैं और वो बिज़नेस करते हैं और लीड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अपने देश में हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं और हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर विदेश में जाएं और हम वहाँ से अपना संवाद करें तो हिंदी में ही होगा। टाटा ग्रुप ने बहुत सारे ग्रुप को एक्वायर कर लिया, अभी हम लंदन पे भी राज कर रहे हैं। इन्फोसिस जो हमारे हैं तो मैडम है, तो हम तो अभी लंदन में राज कर रहे हैं। और ऋषि जी भारतीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बड़े गर्व से कहते हैं, क्योंकि ऋषि सोनू की जो सास है इन्फोसिस की, जो सुधा मूर्ति मेरी सुपर सीनियर है। तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा उनका लगाव रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आना जाना। तो मैं सुधा मूर्ति को अभी मैंने इनवाइट भी किया है कि मेरे कॉन्वोकेशन में मैडम आइए और हमारे कॉन्वोकेशन में आप अपने हाथ से दीजिए हमारे बच्चों को। तो सुधा मूर्ति मैम का इन्फोसिस का बिजनेस जो एक नारायण मूर्ति जो कि 5-7 लोगों के साथ में ये इंडस्ट्री उन्होंने चालू किया और बाद में उन्होंने इन्फोसिस की नींव डाली और इन्फोसिस इतना आगे बढ़ गया तो विदेश में इसका काफ़ी धूम है। इन्फोसिस का एक बड़ा नाम है, सत्यम भी होता था, खैर वो अनफॉर्चुनेट मोमेंट हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय बिजनेस के क्रम में भारतीय आगे है। रहा विदेशी का सवाल, तो विदेशियों का काम भी भारतीय के बगैर नहीं चल सकता। तो मैंने ये देखा है कि टूटी फूटी हिंदी में बात तो करते हैं वो, और ये एक बैरियर तो है कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गया है, बट मेरा मानना है कि हिंदी के बारे में उनकी समझ बढ़ी है पहले से। और अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत करें, अपनी इकोनॉमी को इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि बगैर हमारा काम ही ना चले, जैसे कि अभी IT फील्ड में USA में हो रहा है, बहुत सारे जो सारे इंडियंस ही तो वहाँ पे काम कर रहे हैं और IT हमारे बदौलत पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो हम मानते हैं कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना सशक्त कर दें जो आने वाले दिन में ये होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको देख रहे हैं। फैशन एजुकेशन में इंडिया कहीं नहीं था, फैशन एजुकेशन में इंडिया कहीं नहीं था। आपको ये सुनकर बड़ा गर्व महसूस होगा कि हमारे भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था निफ्ट का रैंक पूरे वर्ल्ड में 9th है। तो पहले हम कहीं नहीं थे और आज हम 9th हैं। हम गर्व से कहते हैं कि वी आर ग्लोबली रैंक 9th अक्रॉस वर्ल्ड। मतलब ये हुआ कि हमारी धूम तो है और जो इंडियंस जाएंगे जहाँ भी काम करने वो तो हिंदी में ही बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश तो भारतीय हिंदी बोलते हैं, और नहीं भी बोलते हैं तो वो ऐसे IIT IIM और निफ्ट ऐसे इंस्टीट्यूशन में साउथ इंडियन में आके और जब पास करने लगते हैं तो हिंदी बात करना चालू कर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को हिंदी में खूब बात करते हैं, वो हमारे बड़ा आश्चर्य लगता है। तो मैंने कई बार पूछा भी कि अरे यार तुमसे तो हम इंग्लिश में ही बात करते रहे 4 साल तक और तुम हिंदी कैसे जानते हो? नहीं सर, हमें आती है। अब भले आता है उनमें फ़र्क नहीं लगता है उनको, लेकिन वो इतने बात तो करते हैं, आती है आता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अब हम अर्थव्यवस्था में जो हमारी पकड़ धीरे धीरे बन रही है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इस चैलेंजेस को हम ओवरकम करेंगे, ये हमें लगता है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। एक बात शेयर करना चाह रहे थे कि मेरी जो जीवन साथी है, मेरी अर्धांगिनी, वो भी निफ्ट से ही है। लेकिन आज पहली बार जब हम एक थॉट दिमाग में आया था जो हम भव्य मैडम के साथ शेयर कर रहे थे कि यार फैशन का हिंदी वर्ड क्या है। अब स्टेज पर जाएंगे तो फैशन बोलेंगे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अब नीचे हिंदी तो लिखा रहता है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि है क्या उसके फैशन वर्ड। तो मैम एक क्वेश्चन था मेरे
जहन में कि अभी हाल ही में जो बुकर प्राइज़ है ट्रांसलेशंस के लिए, तो वो एक हिंदी किताब को मिली है। तो क्या ये एक ज़रिया है ट्रांसलेशंस के थ्रू जो हमारे बेस्ट वर्क्स हैं उसको दुनिया भर में फैलाने के लिए, और ये अब इम्पोर्टेंस में आया है कि ये हमेशा से रहा है, लेकिन हमने कभी बुकर प्राइज़ इससे पहले शायद जीता ना हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन क्या अब ये टर्निंग पॉइंट आया है? इज दिस द इन्फ्लेक्शन पॉइंट? इसके बाद से क्या ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे? जो नई दुनिया है, ये नई दुनिया जब बन रही थी आर्थिक आधार पर, उससे बहुत पहले एक सांस्कृतिक आधार पे एक फैली हुई दुनिया थी। उस दुनिया में बुद्धिज़्म था, और वो बुद्धिज़्म यहाँ से जहाँ गया वहाँ की भाषा में गया। आप देख लीजिए, चीन में गया है, जापान में गया है ना। जापान में तो पूरा उस बुद्धिज़्म का एक रूपांतरण ही हुआ। तो ये जो अनुवाद की दुनिया है ना, ये पहले संस्कृति की दुनिया हुआ करती थी। मतलब सांस्कृतिक जो आपका किसी भी देश का जो महत्व है, सार है, वो जा रहा है वहाँ जाके। जैसे मैंने कहा कि जर्मन में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हुआ, तो लोगों को पता चला कि इतनी महान किताब है। टैगोर को मिला, रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला नोबेल पुरस्कार। उनकी गीतांजलि का जब अनुवाद हुआ तो वो हतप्रभ थे कि किसी की कविता में इतनी सुंदरता हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा पश्चिम उग रहा था जो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं आकुल व्याकुल पश्चिम था। आप तो जानते हैं आज भी, क्योंकि केवल आर्थिक आधार किसी को सुखी करने का आधार नहीं है दुनिया में। बहुत सारे सुख पर ये एक काला पंजा है कि आपके पास पैसा हो आपको नींद आ जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो वो ढूंढ रहे थे, तो वो तो अनुवाद हो ही रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि एक उस बात के बड़े जवाब दिए गए जब उन्होंने कहा कि भारत के पास कुछ नहीं है, जादू टोना है, झाड़ फूंक है, अंधविश्वास है, पिछड़ा हुआ है, बहुत से लोग इलिटरेट हैं, फलाना ढिमाका, ये जब इमेज बन गई हमारे देश की, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब जेल में लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत एक खोज के नाम से हिंदी में भी आई। तो ये एक भारत था जिस भारत का एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक अतीत था। अब क्या है, आपको पता होगा, बुकर है, नोबेल के बहुत सारे वो हैं। तो अब उनकी निगाह में वो किसको ढूंढ रहे हैं? वो मौलिकता को ढूंढ रहे हैं। अब आप तो जानते होंगे कि पश्चिम में सारे राग जो हैं जीवन के, वो सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आप दोनों बैठे हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि एक सेचुरेशन का पॉइंट होता है ना। ये पहुंच गए हैं वहाँ। अब इनको मौलिकता कहाँ मिलेगी? नोबेल मिला, मार्केस को मिला। आप सोचिए, वो खोजते हैं कि नई दुनिया कहाँ खोजी जा रही है और प्रेम कहाँ खोजा जा रहा है। क्योंकि प्रेम, आपने पैसे का ढेर तो लगा दिया, लेकिन प्रेम कथाएं मर गईं। प्रेम कहानी, आप तो मैथिल साहित्य हम लोगों ने पढ़ा है बहुत, हम जो पढ़ के बड़े हुए, बूढ़े हो रहे हैं, वो सब है दुनिया का। तो वो देख रहे हैं कि प्रेम तो है ही नहीं। अल्पना मिश्र बैठी हैं, बहुत बड़ी कथाकार हैं, और आपके विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत गौरव की बात है। कल आप इनका नाम पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे कि ये तो हमारे यहाँ आई थी। ये बच्चे याद करेंगे कि हमारे यहाँ आई थी और हम लोग मिले थे उनसे। तो ये आने वाली दुनिया के ये बहुत बड़े नियामत जैसे लोग हैं। इन्होंने खोजा, ऐसा नहीं है। और अनुवाद बहुत अच्छा, रोजी क्या नाम है उसका, उसका अनुवाद है
अनुवाद भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर अनुवाद। तो उन्होंने खोजा है उस किताब में कि प्रेम को कौन बांट सकता है, क्या जो प्रेम है। और आप देखिए कि वो प्रेम एक उसकी तरह है, एक पुरानी याद की तरह है। अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उस प्रेम में वो वर्तमान नहीं है, उस प्रेम में भूतकाल है। ये बहुत बड़ा सटायर है, ये व्यंग्य है जिसे एक भारतीय किताब ने संभव किया है। ये आलोचना है हमारे समय का, क्रिटिक है कि क्या ऐसा हुआ कि प्रेम के लिए एक बूढ़ी औरत केवल अपने अतीत में चली जाती है और जवान हो जाती है, उसको और कुछ याद नहीं है कि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, उसका संदर्भ बूढ़ा हो चुका है, उसको कुछ याद नहीं है, उसको अपना प्रेम याद है और अपना प्रेमी याद है। तो ये सटायर है ना कि आपने ऐसी दुनिया बना दी कि अब प्रेम हो ही नहीं सकता, अब कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। जैसे बच्चे आजकल कर रहे हैं ना, वो कल शादी वाला था कि शादी ऐसी है, अरे अभी कहेगी बाजार जाओ, ये करो वो करो, है ना। हर चीज़ का एक व्यंग्य हमारे समय में है, हर संबंध का एक व्यंग्य हमारे समय में। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी होती है और साहित्य इसको भीतर से संभालता है, साहित्य ने भीतर से संभाला है। और गीतांजलि श्री की इस किताब पर उनका ध्यान गया क्योंकि इस किताब ने प्रेम को उसके मौलिक मुहावरे में संभव किया है। और अब यही करेंगे, अब पाकिस्तान करेगा इसको, भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, क्योंकि यहाँ अभी गुंजाइश बची है, क्योंकि हमने अंग्रेज़ी को कहा है कि रहो बगल में लेकिन बहुत सर पे मत आना, है ना। सही कहा तो मैम ये आपने। यही होगा जी। और प्रेम के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेम पत्र का एक संदर्भ हमें याद आ गया। 2019 के इसी प्रांगण में, इसी मंच पर मैत्रेयी पुष्पा मैम आई थी और उन्होंने हमें याद दिलाया जब वो पहले के दौर में, जब उन्हें पहला प्रेम पत्र मिला था और उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम हमें सुनाया था कि अब इसमें शर्म की कोई बात है नहीं। और इस स्टेज पर बैठकर मैं ये भी कह सकता हूँ मैं स्वयं एक प्रेमी हूँ और प्रेम हर किसी के लिए ओपन है और हम प्रेम कई बार कर सकते हैं। तो ये प्रसंग हम कल आपसे शेयर कर रहे थे मैम, जब मैत्रेयी पुष्पा मैम यहाँ आई थी और उम्र का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाधा नहीं है। तो मैम सॉरी, आपको अगला नहीं प्रश्न सर, आप प्लीज़ मुझे याद आ गया, वो मैं उस फेज़ में चली गई थी जहाँ पर हमने वो साक्षात्कार लिया था और हमने उस साक्षात्कार का शुरुआत ही ऐसे गीतों से किया था जिसमें प्रेम पत्र का जिक्र था। बिल्कुल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। और काफ़ी यादगार क्षण, उनसे भी बात जब हुई थी मैम, और बहुत उन्होंने हमें कई बातें हिंदी से संबंधित उन्होंने हमें ज्ञान दिया, बातें बताई। इस परिचर्चा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं दर्शक दीर्घा में बैठे छात्रों से या महानुभावों से अनुरोध करूंगी, यदि वो इस अनमोल अवसर का थोड़ा लाभ उठाना चाहें और अगर वो माननीय वक्तागणों से कुछ पूछना चाहें तो कृपया हाथ खड़ा करें। जी। कल बातचीत के दौरान अभी संभवतः कौशिक जी ने कहा कि हमने ये जिक्र किया था कि दक्षिण के लोग चाहते हैं कि हिंदी थोपी ना जाए। ये सही बात है और इसका जो निदान है वो मेरे दिमाग में एक है, बहुत दिनों से है, और वो बात मैं पूरी कर नहीं पाया था क्योंकि उस समय वो जो संचालिका थी उनके सवालों का के हिसाब से बात की एक सीमा तय करनी पड़ती थी कि क्या कहा जाए। मित्रों, हमने कल एक बात कही थी, वो ये कि पूरे देश में संस्कृत मूल आधार रही है, सारी भाषाओं का आधार संस्कृत रही है और आज भी संस्कृत का उपयोग
पूरे देश में होता है। और हम जानते हैं कि संस्कृत देवभाषा है, देववाणी है, और इसीलिए जो लिपि है उसका नाम है नागरी, लेकिन हम उसको भी देवनागरी कहते हैं। संकट यहीं पर है पूरे देश में। वर्तमान में जो संकट है वो ये कि हम जिस हिंदी को राजभाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में या व्यवहार भाषा के रूप में हम प्रयोग में ला रहे हैं, और जिसको वो हमारे देश की जनता ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है, भले संविधान ने स्वीकार न किया हो। संकट पूरे देश में भारतीय भाषाओं के साथ उनको अपनी लिपियों के समाप्त हो जाने के भय का है। उन्हें ये भय है कि अगर हमने हिंदी को स्वीकार किया और हमने देवनागरी लिपि में लिखना शुरू किया तो हमारी भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। और इस भय का निदान केवल ये है कि आप उन्हें हिंदी सिखाइए, लेकिन उनकी लिपि को जिंदा रखिए, उन्हें उनकी लिपि में हिंदी सिखाइए, वो अपनी लिपि में लिखें। आप जमशेदपुर को हिंदी में लिखेंगे, आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो भी उसका उच्चारण जमशेदपुर ही करेंगे। आप अगर मलयालम में लिखेंगे तो भी उच्चारण जमशेदपुर ही करेंगे, कोई दूसरा उच्चारण आप नहीं कर सकते। तो जिस दिन उनको हिंदी आ जाएगी बोलना ठीक से और अपनी लिपि में लिखने के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो उन्हें ये लगेगा कि हम अगर उत्तर भारत में जाकर के हिंदी लिखना चाहते हैं तो हम देवनागरी लिपि सीख लें। उस दिन वो देवनागरी लिपि सीखेंगे और देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखिए और हिंदी लिखना और बोलना सीखिए, तो तुरंत खड़े होंगे कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो अगर हिंदी को थोपा जाने का जो आरोप है उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको भारतीय भाषाओं की लिपियों के संरक्षित बने रहने का प्रयत्न करना पड़ेगा, ताकि उन्हें विश्वास हो कि हमारी अस्मिता जो है वो बनी रहेगी, और तभी हम राष्ट्रीय एकता के रूप में जो हिंदी है उसको स्थापित कर सकने में समर्थ हों। इधर से भी महानुभाव हैं, कोई सवाल? सर, हमारे सवाल तो नहीं है, लेकिन इसी के क्रम में एक कड़ी जोड़ने का है। जिस प्रकार हम ओम बोलते हैं तो हमारे अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, माँ बोलते हैं तो हमारे अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, उसी प्रकार हिंदी जो है वह हमारे अंतर आत्मा की भाषा है। इसे माँ की दर्जा दी जाए, न कि मौसी का। मौसी इन्हें नहीं बनाया जाए, माँ बनाई जाए। इसके साथ ही आगे मैं कहना चाहूँगा, इस झारखंड की धरती से और श्रीनाथ विश्वविद्यालय की प्रांगण से श्री सुखदेव महतो जी ने एक मशाल के रूप में इसे आगे बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा करके आगे बढ़ा दिया है। वह मशाल जल चुकी है और यह एक क्रांति का रूप, और हिंदी हमारा भाषा अंतर आत्मा की भाषा रहेगी। धन्यवाद। सुझाव से ज़्यादा हम स्वागत करेंगे सवाल का। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं उत्तम मिश्रा राजकीय पॉलिटेक्निक भागा से हूं, और मंच पे उपस्थित जो भी महानुभाव हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हम राष्ट्रीय की बात करेंगे, उसके बाद राजकीय की बात करेंगे। आज हिंदी को तत्कालीन समय में वो ओहदा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आज जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं स्टेट बोर्ड से 10th पास किया, 12th पास किया। जब मैं अपना कॉलेज में दाखिला कराया और मेरा पहला दिन था, तो मेरे से इंट्रोडक्शन लिया गया था। मैं अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया था, तो मुझे बड़े ही तुच्छ शब्दों के साथ मुझे कोसा गया था कि स्टेट बोर्ड से हो क्या। तो मेरे जो भी महानुभाव स्टेज पे हैं, बातें तो बहुत होती हैं मैम कि हमें हिंदी अपने बोलचाल के भाषा में फॉलो करना चाहिए हर एक जगह,
लेकिन मैम सच्चाई जो है, आज का तत्कालीन वास्तविकता जो है, हम उसको फॉलो अप नहीं कर सकते हैं मैम। अपने कैरियर में उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में उस चीज़ को उतने ओहदा के साथ, उतने सम्मान के साथ नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो सवाल मेरा यही है मैम कि आज हिंदी को स्कूल्स में, कॉलेज में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, आज हिंदी को उतने सम्मान के साथ कैसे परोसा जाए, उस पे मैम आप लोगों से, मैम जो भी सर हैं, मैम हैं, सभी से मैं इस चीज़ पे जवाब मांगना चाहूँगा। धन्यवाद। तुम्हारी बात सुनते हुए मुझे एक बात याद आ रही थी। स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी और गांधी जी का उसमें उदय हो चुका था, और हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी, है ना, वो उन्होंने तय किया था कि वो एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जो जिसमें कि सारे अनुशासन पढ़ाए जाएंगे, और उसकी तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे वायसराय जगहों के और सारे लोग आया करते थे, मीटिंग्स हुई, उसमें उन्होंने गांधी जी को भी बुलाया था। गांधी जी आए और गांधी जी तब तक अपने उस रूप में आ चुके थे जिस रूप से अंग्रेज़ों को बड़ी आपत्ति थी, धोती पहन के और घड़ी लटका के और अंगरखा डाल के वो आए और खड़े हुए, तो उनको रोका गया वहाँ जाने से। तो फिर उनको मालवीय जी ने देख लिया और लिया, अंदर लिया। फिर उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया गांधी जी ने, तो हिंदी में बोलना शुरू किया, पूरी की पूरी कार्यवाही। क्योंकि आप जान लीजिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अंग्रेजी से अंग्रेज भी अचंभे में आ गए थे। वो इतना शानदार संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा पे उनका अधिकार इतना था, तो सब कुछ अंग्रेजी में चल रहा था। उनको टोका गया गांधी जी को, गांधी जी रुक गए। फिर गांधी जी ने दोबारा हिंदी में बोलना शुरू किया, उनको फिर टोका गया, वो फिर रुक गए। फिर उन्होंने तिबारा हिंदी में बोलना शुरू किया। तो और गांधी से बड़ा अपमान किसी ने सहा है? चल, ट्रेन से फेंका गया है उनको प्लेटफॉर्म पे। क्या भूलना चाहिए हम लोगों को ये? तो हमें मूर्खों के द्वारा मिले हुए अपमान का तिरस्कार करना सीखना चाहिए। जो हिंदी का अपमान करते हैं उनसे पूछो। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं जब पढ़ाने आई विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी का बोलबाला था। हम लोग क्या कम बर्दाश्त करते हैं? आप लोगों को भी लगा होगा कि ये हिंदी की प्रोफेसर है, ये क्या बोलेंगी, ऐसे वैसे सोचा जाता है। तो कहा गया, प्रिंसिपल आई, वो अंग्रेज़ी में ही रहती थी, एकदम अंग्रेज़ी ही थी, उनकी ओढ़ने बिछाने की भी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा, बड़े हिकारत से कहा कि ये काम हिंदी वालों को दे दो, जैसे हिंदी वालों को कोई काम ही नहीं होता। तो हमारे यहाँ सब लोग सिटपिटाए रहते थे किसी किसी कारण से। एक तो मैं आप यंग लोगों से कहना चाहती हूँ, चाहे अगर तुम्हें लगता है थोड़ी देर को कि तुम मूर्ख हो, तो अपनी मूर्खता पर भी गर्व करो। क्या बात है भाई, कोई तुम्हारे ऊपर क्यों कब्जा करेगा? किसी से डरो मत, डरना नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा हिंदी वाले करेंगे। तो मैंने कहा कि मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे इस बात पर आपत्ति है, आपकी बात पर। तो उन्होंने कहा कि, और सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि वहाँ तो किसी की जीभ खुलती नहीं, हिलती नहीं थी, लगता था है ही नहीं मुंह के अंदर। तो मैंने कहा, मैडम हिंदी वाले मुझे ऐसे सुनाई दिया जैसे ठेले वाले, खोमचे वाले, ऐसे मुझे सुनाई दिया। मुझे इस बात पर आपत्ति है। चलिए मैं हिंदी वाली हूँ, आप बताइए आप कौन वाली है? ना, पूछो ना। मैं स्टेट बोर्ड का हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। हो सकता है कल आपको ये गर्व हो
कि उस लड़के से मैं कभी मिला था। ऐसे करो ना, कैसे कोई तुम्हारा अपमान कर लेगा? और अपमान ही तो, दुनिया भर में लड़ाइयाँ वहीं से शुरू होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि सम्मान सीखना है तो गांधी से सीखो, जिसने अपने अपमान को राष्ट्र का अपमान बना दिया और अंग्रेजों को भगा दिया इस देश से। ऐसे सीखो, है कि नहीं? तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग भी देखते हैं इतने सारे हमारे हीरे छिपे हुए हैं आपके झारखंड में, आपके जमशेदपुर में, और उसकी हवा बदलेगी और वो सारे चमकेंगे। मगर सबसे पहले अपने ऊपर गर्व करना सीखो, है ना? और मंच पर आसीन दोनों वक्ताओं से बेहतर उदाहरण आपको क्या मिलेगा, जहां हिंदी से पढ़, हिंदी को अपनाकर, हिंदी को जीकर, हृदय में हिंदी को बसाकर वो आज यहाँ आपके सामने इस उच्च स्थान पर बैठे हैं। मैं इसमें कुछ एक शब्द में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मैंने एक इसके बारे में एक देखा, मैंने तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि आपसे बता दूं कि उनका क्या कहना था। शायद बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति कर मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हियो को शूल। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, अपनी निज भाषा है और हमें उस पर गर्व करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप स्टेट बोर्ड वाले हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं भी स्टेट बोर्ड का हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग एजुकेशन ली है, मैं भी फैशन एजुकेशन में हूँ, मैं भी अब एक लीडिंग 9th जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में उसको मैं लीड कर रहा हूँ। तो इसमें कोई गर्व, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और जो कोई कहता है तो उन्हें कहने दीजिए। मैडम ने भी जो कहा कि जब अपमान होता है तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हम उसको लेकर चले, कोई रोक नहीं सकता हमें। देश को आज़ादी दिलाई, जब अपमान मिला तो आज हम आज़ाद हैं। अपमान ना मिलेगा तो कैसे दर्द सहेंगे हम, कैसे उसके बारे में महसूस करेंगे। आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि हमें अपमान सहा है हमने, तो खुली हवा में सांस हम लेंगे, वो समय आएगा और मुझे लगता है आ गया है, तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम सभी हिंदी वालों के तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतनी दूर से आप यहाँ आए, हमारे साथ इतना समय बिताए और इन सभी छात्रों को आपने अपना ज्ञान शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम सभी सब हिंदी वाले ही बने रहेंगे। हम सब हृदय से हिंदी वाले बनेंगे। वक्ता के रूप में आपने अपना बहुमूल्य आशीर्वचन हमसे साझा किया, हमारे छात्रों को इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया। ये सत्र आने वाले कई सालों तक अपनी एक अलग अमिट छाप हम पर छोड़ चुका है। हम इसे याद करेंगे, इसकी बातों को हमेशा अपने आत्मसात करेंगे और अवश्य ही हिंदी को एक अलग मुकाम पर ले जाएंगे।